प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा के समक्ष में उपस्थित हुए हैं नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं या खराब ग्रहों के उपाय के बारे में पूछना चाहते हैं, कुंडली में बने दुर्योगों के बारे में या उनके निवारण के लिए आप पूछना चाहते हैं, जब कुंडली में चल रही महादशांतर दशा के बारे में पूछना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमारा जब भी फलादेश होता है तो रोचक चीज के साथ होता है। कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, कुछ 12 भाव शुभ वाली स्थिति में आते हैं, कुछ अशुभ वाली स्थिति में आते हैं, कुछ निर्बल वाली स्थिति में आते हैं, कुछ बलवान वाली स्थिति में आते हैं, कुछ ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं। कुंडली में जब कोई पीड़ित वाला योग आपकी कुंडली में लागू होता है, तो जब उन ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है तो व्यक्ति के ऊपर कई प्रकार की उनके ऊपर समस्या आ जाती है, कई प्रकार का संघर्ष उनके जीवन में आ जाता है, कई प्रकार कार्य में उनको दिक्कत आती है, कई प्रकार के कार्य क्षेत्र में उनको हानि हो जाती है। तो प्रिय मित्रों, क्या चीज होती है कुंडली में? शुभ वाली स्थिति कैसे आती है या अशुभ वाली स्थिति कैसे आती है? प्रिय मित्रों, ये रोचक चीज है। जब आप कुंडली का फलादेश करते हो तो आप इन्हें किन किन पैरामीटर पर रखकर जब तोलेंगे तो उसी से निर्धारित हो जाता है कि भाव शुभ है कि अशुभ है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में ये कैसे सब चीजें देखते हैं, आइए जानते हैं। रोचक चीज है प्रिय मित्रों। जब आप ऐसे इस तरह से कुंडली का फलादेश करेंगे तो उसी से निर्धारित होता है कि भाव कितना शुभ है कितना अशुभ है। प्रिय मित्रों, कुंडली में फलादेश करने के लिए हम किन किन चीजों से जुड़ते हैं? सबसे पहले हम कुंडली में क्या देखते हैं? भाव को देखते हैं। भाव के परामर्श करने के लिए हम कुंडली में क्या देखते हैं? भाव को देखते हैं। भाव के बाद हम क्या चीज देखते हैं? भावेश को देखते हैं। कुंडली में जिस भाव का परामर्श करें उस भाव के स्वामी को देखते हैं, फिर उस भाव के कारक को देखते हैं। कारक के बाद हम कुंडली में क्या देखते हैं? युतियों को देखते हैं। कुंडलियों में युतियों पर भी निर्भर करता है कि ग्रह कैसी स्थिति में है। त्रिक भाव का स्वामी है या त्रिश्रय का भाव का स्वामी है या केंद्र का स्वामी है या त्रिकोण भाव का स्वामी है। आपका फलादेश करते समय ये चीज देखी जाती है। क्या देखते हैं? हम भाव को देखते हैं, भावेश को देखते हैं, कारक को देखते हैं, ज्योति को देखते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं? दृष्टियों को देखते हैं। प्रिय मित्रों, कुंडली में ग्रहों का फलादेश करते समय ग्रहों के पास दृष्टियां रहती हैं। कई ग्रहों के पास 3 दृष्टियां रहती हैं और कई ग्रहों के पास 1 दृष्टि रहती है। जब भी कुंडली में फलादेश करते हैं तो जिन जिन ग्रहों की जिन जिन भावों पर दृष्टि पड़ती है उन भावों का फल भी उनके जीवन में घटित होता है। जब कुंडली में दशा अंतरदशा चलती है तो प्रबल योग फल ये कुंडली में देती है, तब ये अधिक फल देते हैं उन भावों का। तो हम दृष्टियों को देखते हैं। दृष्टियों के बाद हम क्या देखते हैं? नवांश कुंडली को देखते हैं। प्रिय मित्रों, जो D9 की कुंडली है उसका भी फलादेश करते हैं। जब लगन कुंडली से देखते हैं तो लगन कुंडली के बाद हम क्या देखते हैं? जो शोष वर्ग की कुंडलियां होती है उसमें नवांश कुंडली आती है, तो D9 की कुंडली का भी साथ में लेकर देखते हैं कि उसमें ग्रहों की स्थिति कैसी है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं? नक्षत्र को देखते हैं। कुंडली में नक्षत्र क्या होता है? कुंडली का बेस होता है। नक्षत्र के बिना हमें कुंडली का फलादेश नहीं करना चाहिए। जो कुंडली में भाव, ग्रह, राशियां, अंश, कला, विकला आपको देखते हैं, ये सब हमारे नक्षत्र के समूह से निकल कर आते हैं। कुंडली का नक्षत्र क्या होता है? बेस होता है। कुंडली के नक्षत्र के बिना कुंडली का फलादेश करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुंडली में जो ग्रह जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, जैसा होता है वैसा कुंडली में दिखता नहीं है। ये क्या कारण होता है? जिस भाव का हम परामर्श कर रहे हैं उस किसी ग्रह की दशा चलती है वह जिसके नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र का लार्ड जिस भाव में बैठेगा तो उस भाव का फल आपके जीवन में ज्यादा घटित होगा। उदाहरण के लिए आपको समझा देते हैं। तो जब हम इन पैरामीटरों का अप्लाई करते हैं तो इससे निर्धारित हो जाता है भाव कितना शुभ है कितना अशुभ है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं प्रिय मित्रों आपके पास कि हमारा विवाह कब होगा, हमारी संतान कब होगी, हमारे पास गाड़ी कब आएगी, हमारे पास धन कब आएगा, हमारा भाग्य कब उदय होगा, हमारा पार्टनरशिप कैसा रहेगा, हमारा जीवन साथी कैसा रहेगा, हमारी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, पैतृक संपत्ति कब आएगी। ये सब चीजें कुंडली में जब हम फलादेश करते हैं तो इन पैरामीटरों पर रखकर जब किसी भाव को तोलते हैं तो प्रिय मित्रों रोचक हमें ये इनका रोचक चीज देखने को मिलती है। जो जैसा फल हम देखते हैं वैसा फल इनके जीवन में घटित होगा। तो प्रिय मित्रों, ये कुंडली में नवांश कुंडली को देखते हैं, नक्षत्र को देखते हैं, उसके बाद हम क्या चीज देखते हैं? राशि तुल्य नवांश को भी देखते हैं। ये कैसे देखते हैं आपको पहले पिछली वीडियो में हमने बताया है। हमारा YouTube चैनल पर आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी होता है, कौन सा ग्रह किस राशि पर उच्च का होता है, कौन सा भाव कुंडली का कारक में आता है, कौन से भाव मार्केश में आते हैं, कौन से भाव प्रबल मार्केश में आते हैं, कौन से भाव बाधक में आते हैं। ये सब चीजें हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं। मित्रों, ये आपने कुंडली में देखना है। राशि तुल्य नमांश जो होता है ये कुंडली में सबसे ज्यादा फल ये भी घटित करता है जब कुंडली में फलादेश करते हैं। तो इसके बाद प्रिय मित्रों, हम कुंडली के जो शोष वर्ग की कुंडलियां होती हैं उनका भी निर्धारित करते हैं। भाव में जैसा जैसा प्रश्न आता है वैसा वैसा प्रश्न हम लगन कुंडली से उन शोष वर्ग की कुंडलियों से निर्धारित करते हैं।
प्रिय मित्रों, अष्टवर्ग की कुंडली होती है तो उसमें से भी हमें कई प्रकार की हल देखने को मिल जाता है जब हम कुंडली के ये सब पैरामीटर लगाते हैं। कुंडली में जब सब इतने सारे पैरामीटर किसी भाव पर रखकर जब हम इससे तोलेंगे तो उसी से निर्धारित होता है कि हमारे भाव कितना निर्बल वाली स्थिति में है या कितना बलवान वाली स्थिति में है। प्रिय मित्रों, एक कुंडली बना लेते हैं, उस कुंडली से निर्धारित करते हैं। जैसा किसी का प्रश्न है कि हमारी नौकरी कब लगेगी, तो प्रिय मित्रों, नौकरी का भाव कौन सा होता है? जो आपकी लगन कुंडली रहती है, लगन कुंडली से जो 10वां भाव होता है, 10वां भाव से हम क्या देखते हैं? कर्म को देखते हैं। जो 10वां भाव होता है, 10वां भाव हमारा किसका होता है? कर्म का होता है, यानी हमारा नौकरी का भाव होता है, हमारा बिजनेस। ध्यान में रखिए कि कुंडली का पहला भाव, पहला हाउस, पहला घर यही होता है। ये हमारा कुंडली का पहला भाव होता है। इसमें जो गिनती लिखी रहती है, गिनती हमें राशियां, कुंडली में 6 नंबर की गिनती होगी तो कन्या लगन की कुंडली हो जाएगी। 8 नंबर की होगी तो वृश्चिक लगन की कुंडली हो जाएगी। 10 नंबर की गिनती होगी तो मकर राशि हो जाएगी। अगर 12 नंबर की गिनती होगी तो मीन लगन की कुंडली हो जाएगी। तो हमें हम इतने सारे पैरामीटर किसी भाव पर लगाते हैं तो उसी से निर्धारित हो जाता है कि भाव कितना शुभ है, कितना अशुभ वाली स्थिति में है। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय हम क्या देखते हैं? भाव का परामर्श करने के लिए हम भाव को देखते हैं, फिर उस भाव के स्वामी को देखते हैं यानी भावेश को देखते हैं। उसके बाद कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, 12 भावों में हर भाव में कोई ना कोई ग्रह कारक रहता है। जैसे किसी व्यक्ति का घर होते हैं तो घर में कोई ना कोई व्यक्ति रहता है, तो उसी तरह कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, 12 भावों में कोई ना कोई ग्रह कारक रहता है। कई भावों में 4 भी ग्रह कारक रहते हैं, कई भावों में 2 भी रहते हैं और कई भावों में 1 भी ग्रह कारक रहता है। ये कुंडली का फलादेश करते समय आपने देखना है। उसके बाद आपने ज्योतियों को देखना है। ज्योतियां कुंडली में जो 6ठा भाव होता है, 8वां भाव होता है और द्वादश भाव होता है। प्रिय मित्रों, ये हमारे जीवन में दुख और तकलीफ देने वाले भाव होते हैं, जिनको त्रिक भाग बोला जाता है। आपकी लगन कुंडली का 6ठा भाव और आपकी लगन कुंडली का 8वां भाव और आपकी जन्म कुंडली का 12वां भाव जो द्वादश भाव होता है, ये हमारे त्रिक भाव में आते हैं, यानी दुख तकलीफ देने वाले होते हैं। 6ठे भाव से रोग ऋण शत्रु देखा जाता है। 8वां भाव से गुप्त चीजें देखी जाती हैं। रिसर्च का भाव है, इस भाव आयु और मृत्यु का है। 12वां भाव हमारा हॉस्पिटल से जोड़ के रखता है। तो ये कुंडली में दुखदायक तकलीफ देने वाले भाव होते हैं। अगर इन भावों के स्वामी, अगर केंद्र में जिस भाव का परामर्श कर रहे हैं उस भाव का स्वामी के साथ युति में होगा तो वह ग्रह भी तकलीफ वाली स्थिति में आ जाता है, यानी कमजोर वाली स्थिति में हो जाता है। किसी भी ग्रह की अगर 6ठे, 8वें और 12वें भाव के साथ युति में आ जाता है तो वह तकलीफ वाली स्थिति में आ जाता है। तो इसलिए कुंडली में युतियों को देखा जाता है। ज्योतियों के बाद कुंडली में दृष्टियों को देखा जाता है। जो कुंडली में 12 राशियां होती हैं, 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। जो 9 ग्रह होते हैं इनके पास दृष्टियां भी होती हैं। कई ग्रहों के पास 3 दृष्टियां होती हैं और कई ग्रहों के पास 1 दृष्टि होती है और ज्योतिष के अनुसार कई ग्रहों की 4 दृष्टियां होती हैं। जब कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी लगन कुंडली में मंगल होगा तो मंगल की पास 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल जहां बैठता है, वहां मंगल बैठता है, वहां से चौथे घर को देखेगा। जैसे लगन में बैठा है तो मंगल लगन में होगा तो चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेगा। अगर मंगल कमजोर होगा, तकलीफ वाली स्थिति में होगा तो जिस भाव में दृष्टि डालेगा उस भाव के फल को भी कमजोर कर देगा, यानी निर्बल वाली स्थिति में ले आएगा। जब कुंडली में उस ग्रह की दशा अंतरदशा चलेगी, जब भी मंगल, या मान लीजिए मंगल की महादशा अंतरदशा चलेगी तो मंगल इस चतुर्थ भाव का भी फल उनके जीवन में घटित करेगा अपनी दशा और महादशा के दौरान या अंतरदशा के दौरान। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में दृष्टियों को देखा जाता है। फिर आपकी नमाज कुंडली को देखा जाता है। जैसे आप मान लीजिए लगन का परामर्श कर रहे हैं तो लगन में देखिए कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर आपकी D9 की कुंडली में उसी भाव में उसी राशि पर होगा तो वह ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है, वह जीवन में अच्छा फल प्रदान करता है। आप कुंडली में देखोगे कि आपकी अच्छी स्थिति नहीं बनी हुई है, कुंडली में कुछ दुर्योग बने हुए हैं और दुर्योगों की दृष्टियां लगन पर पड़ रही हैं, लेकिन वह ग्रह आपका अगर वर्गोत्तम हो गया है तो वह अच्छा रिजल्ट आपको जीवन में देगा। जो ज्योतियां बनी है उसका प्रभाव थोड़ा सा आएगा आपके जीवन में, लेकिन सू कर चला जाएगा, ऐसा प्रभाव बनता है जब कुंडली में कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है। इसलिए आपकी लगन कुंडली से नमाज कुंडली को भी देखा जाता है। उसके बाद नक्षत्र को देखते हैं। प्रिय मित्रों, नक्षत्र के फलादेश के बिना हमें कुंडली का फलादेश नहीं करना चाहिए। कुंडली में जो नक्षत्र होता है कुंडली का बेस होता है। जो भाव, राशियां, अंश, कला, विकला, ग्रह जो निकल कर आते हैं ये नक्षत्र के समूह से निकल कर आते हैं। नक्षत्र के मिलान से तारा बनती है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में जिस भाव का हम परामर्श करे हैं उस भाव में जो नक्षत्र होगा उस नक्षत्र का लाट आपकी लगन कुंडली में जिस भाव में बैठेगा, ग्रह की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो उसका मजबूती से फल वह ग्रह दे देगा जिसके नक्षत्र में होता है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में जो दिखता है वैसा कई बार होता नहीं है।
जैसे हमारे साथ होता है वैसा कुंडली में दिखता नहीं है। तो क्या कारण होता है? यही कारण होता है, जिस ग्रह की दशा चलती है, ग्रह जिस भाव में बैठता है, उस नक्षत्र का लाट जिस भाव में होगा, उस भाव का फल आपके जीवन में सबसे ज्यादा घटित होगा। क्योंकि नक्षत्र के समूह से सब निकल कर आते हैं, राशि, अंश, ग्रह, कला, विकला, ये सब नक्षत्र के समूह से निकल कर आते हैं। तो नक्षत्र का फल सबसे अधिक जीवन में घटित होता है। तो प्रिय मित्रों, नक्षत्र के बाद हम राशि तुल्य नमाज को देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी लगन कुंडली में तृतीय भाव का हम परामर्श कर रहे हैं, तो तृतीय भाव में बैठ, मान लीजिए यहीं पर शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, कुंडली में तृतीय भाव में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। तो शुक्र महाराज आपकी नमाज कुंडली में जिस भाव में होंगे, जिस राशि पर होंगे, उस वो राशि आपकी लगन कुंडली में जिस भाव पर पड़ेगी, उस भाव का भी फल ग्रह अपनी दशा अंतर दशा के समय मजबूती से फल दे देता है। प्रिय मित्रों, राशि तुल्य नमाज का भी फल जीवन में घटित होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं। जो आपकी लगन कुंडली है, लगन कुंडली में जिस भाव का हम परामर्श कर रहे हैं, वो भावस्थ ग्रह को देखिए आपकी नमाज कुंडली में किस राशि पर है, वह राशि आपकी लगन कुंडली में जिस भाव पर पड़ेगी, वह ग्रह उस भाव का भी फल आपके जीवन में घटित कर देगा, अच्छा फल देगा। अगर अच्छी वाली स्थिति में होगा तो शुभ फल आपके जीवन में घटित होगा, अगर अशुभ वाली स्थिति होगी तो आपके जीवन में अशुभ फल मिलेगा। जब उस ग्रह की दशा अंतर दशा चलती है, जहां ग्रह गोचर में जब उस भाव पर दृष्टि संबंध बनाता है या युति संबंध बनाता है या उस भाव से गोचर करता है, तो सबसे अधिक फल तब उनके जीवन में घटित होता है। वैसा कुंडली में जो देखते हैं वैसा हो नहीं रहा है। व्यक्ति सोचता है कि मेरी दशा खराब जा रही है, लेकिन व्यक्ति के पास गाड़ी आ गई, व्यक्ति की खराब दशा जा रही है, व्यक्ति की नौकरी लग गई। तो ये क्या कारण होता है? प्रिय मित्रों, राशि तुल्य नमाश और नक्षत्र का फल अधिक जीवन में घटित होता है। उच्च का ग्रह फल दे या ना दे, नीच का फल दे ना दे, लेकिन नक्षत्र का फल प्रिय मित्रों कुंडली में दशा अंतर दशा के दौरान सबसे ज्यादा मजबूती से फल देता हुआ ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठा होता है। तो कुंडली में ये सब चीजें हम अप्लाई करके जब देखते हैं तो उसी से निर्धारित हो जाता है कि भाव शुभ है कि अशुभ है। प्रिय मित्रों, शुभ और अशुभ वाली स्थिति को जानने के लिए हम क्या क्या चीज देखते हैं, ये सब पैरामीटर लगाते हैं। अब एक ग्रह को प्लेस कर लेते हैं। आपकी जो लगन कुंडली बनी है, मिथुन लगन की कुंडली है, सबकी कुंडली में पहला भाव, पहला हाउस, पहला घर सबकी कुंडली में यही रहेगा। जो यहाँ पर गिनतियां लिखी रहेंगी, जैसे यहाँ पर 3 नंबर की गिनती है, तो आप क्या जानोगे कि मिथुन लगन की आपकी लगन कुंडली है। जो हमारी यहाँ पर गिनतियां लिखी रहती हैं, ये हमारी राशियां होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर की गिनती लिखी है, तो कुंडली का ये नहीं मानना कि पहला भाव है। पहला भाव सबकी कुंडली में, पहला हाउस, पहला घर यही रहेगा। तो आपने कुंडली का फलादेश करते समय किसी का प्रश्न है कि हमारी नौकरी कब लगेगी, तो प्रिय मित्रों, नौकरी के लिए हम क्या चीज देखेंगे? आपकी लगन कुंडली से जो 10वां भाव आएगा, उस 10वां भाव से हम नौकरी का देखते हैं, प्रमोशन का देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इनके मिथुन लगन की कुंडली है, तो उनका पहला भाव ये हो गया और 10वां भाव आपकी लगन कुंडली का ये हो गया। सबकी कुंडली में 10वां भाव यही रहेगा, सबकी कुंडली में पहला भाव यही रहेगा। कुंडली का फलादेश करते समय इस चीज का ध्यान रखना है। पहला भाव से गिनने पर जो 10वां भाव आएगा वो आपका नौकरी का होगा। उसके बाद हम भावत भावम का सिद्धांत भी लगाते हैं, वो चीज भी देखते हैं, लेकिन वो अलग चीज है। जब हम धीरे धीरे ये सूत्रों का प्रयोग करना शुरू करेंगे तब हम भावत भावम का सिद्धांत लगाएंगे, यानी दशम से दशम को भी देखेंगे, उस 10वां भाव के स्वामी को भी देखेंगे, उसके नक्षत्र को भी देखेंगे, उस भाव के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, उस भाव की दृष्टियों को भी देखेंगे। प्रिय मित्रों, रोचक जी रहती है तो अच्छा रिजल्ट जीवन में मिल जाता है। आप ये जानिए कि सबकी कुंडली में लगन यही रहता है, 10वां भाव कुंडली का यही रहेगा। अब कुंडली में ये जानिए कि यहाँ पर 12 नंबर की गिनती लिखी है, तो 12 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है? प्रिय मित्रों, रोचक चीज है, जब हम कुंडली का फलादेश करते हैं, आप राशियों का भी ध्यान रखिए कि कौन सी राशि पड़ी है, उस राशि का स्वामी कौन है, हम यहीं पर लिख देते हैं। प्रिय मित्रों, आप यहीं से टैली करना। 1 नंबर और 8 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल महाराज होता है। 2 नंबर और 7 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है? शुक्र महाराज होता है। 3 नंबर और 6 नंबर की स्वामी कौन होता है? बुध महाराज होता है। 4 नंबर की गिनती का चंद्र महाराज होते हैं और 5 नंबर की गिनती का सूर्य महाराज होते हैं। उसके बाद कुंडली में 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती का स्वामी गुरु महाराज होते हैं और 10 नंबर और 11 नंबर की गिनती के स्वामी कौन होते हैं? शनि महाराज होते हैं। आपने कुंडली का फलादेश करते समय ये चीजें देखनी है। जैसे यहाँ पर आप एक ग्रह को प्लेसमेंट कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, एक ग्रह को ले लेते हैं, उस ग्रह से हम निर्धारित करते हैं कि भावस्थ ग्रह को देखते हैं, यानी भाव को देखते हैं। तो भाव में बैठा ग्रह है, जैसे मान लीजिए यहीं पर बुध महाराज बैठे हुए हैं। अब कुंडली में देखिए कि बुध महाराज कहाँ बैठे हुए हैं?
12 नंबर की गिनती पर और 10वें भाव पर बुध महाराज बैठे हुए हैं। अब प्रिय मित्रों, कुंडली के ये स्वामी आ गए हैं। अब उस कुंडली में नीच ग्रह भी आ जाते हैं। जैसे सूर्य महाराज 7 नंबर की गिनती यानी तुला राशि पर होंगे तो नीच के होंगे। अगर चंद्र महाराज 8 नंबर की गिनती पर होंगे यानी वृश्चिक राशि पर होंगे तो नीच के होंगे। अब बुध महाराज यहाँ पर 12 नंबर की गिनती पर क्या हो गए हैं, अपनी नीच वाली राशि में आ गए हैं। कुंडली का फलादेश करते समय आप देखिए कि यहाँ पर जो 12 नंबर की गिनती लिखी है, 12 नंबर की गिनती पर क्या है, बुध महाराज बैठे हुए अपनी नीच वाली राशि में। प्रिय मित्रों, रोचक चीज जानिए, जब कुंडली का फलादेश करते हैं बुध महाराज कहाँ नीच के हुए, कोई ग्रह अगर नीच का होता है तो उस भाव के फल को कमजोर कर देता है, निर्बल कर देता है, वह फल भाव अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाता है। कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में जब आता है, अब 12 नंबर की गिनती पर बुध महाराज क्या हो गए, नीच राशि में आ गए, तो जानिए बुध महाराज का स्वयं का कारकत्व भी कमजोर हो गया। बुध महाराज यहाँ 10वें भाव में बैठे हैं तो 10वें भाव को भी कमजोर कर रहे हैं। अब बुध महाराज यहाँ पर 12 नंबर की राशि पर बैठे हैं यानी मीन राशि को भी कमजोर कर रहे हैं। राशियों का भी स्वभाव होता है, राशियों का भी तत्व होता है। जैसे मेष राशि जो होती है ये चर स्वभाव की होती है, वृषभ राशि जो होती है ये अस्थिर स्वभाव की होती है, और उसके बाद मिथुन राशि जो होती है ये स्वभाव की होती है। ये चर स्वभाव की राशियों का भी आप ध्यान रखिए जब कुंडली का फलादेश करते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की होती है, यह भी ध्यान रखना है कि कौन सी राशि किस तत्व की है। तो कुंडली में बुध महाराज मीन राशि को कमजोर कर देंगे। अब लगन में देखिए कुंडली में बुध महाराज किन भावों के स्वामी है, बुध महाराज जिन जिन भावों के स्वामी होते हैं, कोई ग्रह 2 राशियों के स्वामी रहते हैं, वह अगर कोई ग्रह नीच का होता है तो उन भावों को भी कमजोरी हो जाती है। अगर कोई ग्रह शुभ वाली स्थिति में है यानी बलवान वाली स्थिति है, वह जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों को भी बलवान कर देता है। अब देखिए बुध महाराज यहाँ 10वें भाव पर अपनी नीच राशि में बैठे हैं तो ये लगन को भी कमजोर करेंगे और चतुर्थ भाव को भी कमजोर करेंगे। यानी लगन का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी कहां बैठा हुआ है, 10वें भाव में अपनी नीच वाली राशि में बैठा हुआ है। लगन का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में बुध महाराज अपनी नीच वाली राशि में बैठे हुए हैं। तो प्रिय मित्रों, ये लगन को भी कमजोर कर देगा और कुंडली में ये चतुर्थ भाव को भी कमजोर कर देगा। ये सिर्फ आपने पहला पैरामीटर लगाकर देखा है, सब पैरामीटर को अप्लाई करके देखना चाहिए। जितना स्टेप बाय आपको मिलेगा उतने से ही आप निर्धारित कर लेंगे कि भाव शुभ है कि अशुभ है। इनका प्रश्न है कि नौकरी कब लगेगी, क्या मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, तो इसका निर्धारित आप इन्हीं सूत्रों से कर लेंगे। प्रिय मित्रों, रोचक चीज है, अगली वीडियो में हम देखेंगे भावेश को कैसे देखते हैं। अब यहीं पर मान लीजिए 12 नंबर की गिनती है, तो 12 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, जहां पर देखिए यहाँ 12 नंबर की स्वामी कौन हुए, गुरु महाराज। तो कुंडली में अब आपने क्या देखना है, गुरु महाराज को देखना है। गुरु का प्लेसमेंट देखिए कुंडली में कैसा है। अगर गुरु महाराज भी अपनी नीच वाली राशि में होंगे तो डबल टैग हो गया, यानी भाव और भावेश दोनों अपनी नीच वाली राशि में है। यहीं पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं। गुरु महाराज कहाँ नीच के होते हैं, हमारे किस राशि पर नीच के होते हैं, मकर राशि पर, यानी 10 नंबर की गिनती पर बृहस्पति महाराज क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। जैसे यहीं पर 12 नंबर की गिनती का स्वामी कौन निकल कर आए, गुरु मारे। अगर गुरु मारे आपके इस भाव में होंगे, 10 नंबर की गिनती पर होंगे, तो ये भी नीच राशि में आ गए। अब गुरु मारा यहाँ पर भावस्थ ग्रह मिला वो भी नीच राशि में, अब भावेश मिला वो भी नीच राशि में। अब तो ज्यादा डबल टैग हो गया, अब ज्यादा भाव पीड़ित हो गया। जो कुंडली में कुछ शब्द सुना होगा पीड़ित वाला, तो कुंडली में पीड़ित वाला योग कैसे बनता है, जब भावस्थ ग्रह भी नीच राशि में आता है और उस भाव का स्वामी भी नीच राशि में आता है, तो तब वह भाव ज्यादा पीड़ित हो जाता है। व्यक्ति काफी प्रयास करता है, उस दशा अंतर दशा में काफी मेहनत करता है, काफी संघर्ष जीवन में रहता है, लेकिन वह कई प्रकार की परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो यही चीज होती है कुंडली में प्रिय मित्रों, जब भाव भावेश दोनों कमजोर हो गए। अब यहाँ मान लीजिए गुरु महाराज नीच राशि में है, तो ये सप्तम भाव को भी कमजोर कर देंगे। सप्तम भाव के स्वामी है, अष्टम भाव में बैठे, अष्टम भाव को भी कमजोर कर देंगे। अष्टम भाव से क्या देखा जाता है, आयु देखी जाती है, व्यक्ति की मृत्यु देखी जाती है, गुप्त चीजें देखी जाती है। रिसर्च का भाव है अष्टम, गुप्त चीजों का भाव है, जो गुप्त अंग होते हैं, गुप्त अंगों का भाव है। जहां पर गुरु जाना और नीच राशि में आना व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है, कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं व्यक्ति के। कोई ग्रह अगर नीच राशि में अष्टम भाव में जाता है, ये दुख तकलीफ वाला भाव होता है। तो इस तरह से आप कुंडली का फलादेश करते समय देखिए ये सप्तम भाव को भी परेशानी करेगा, व्यक्ति के विवाह में कई प्रकार की समस्या उत्पन्न करेगा। विवाह में रिश्ता आएगा, रिश्ते की बात आगे चलेगी थोड़ी, लेकिन रुक जाएगी।
कई प्रकार की समस्या, विवाह होने की कुछ समय पहले ही रिश्ता टूट जाता है जब कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में जाता है। प्रिय मित्रों, एक रोचक चीज का ध्यान रखिए, जिनकी भी यदि भी किसी भी कुंडली में बृहस्पति अगर अपनी नीच वाली राशि में होता है, ये एक चीज का ध्यान रखिए आप कि कुंडली में जब ग्रह, गुरु महाराज सबसे सौर मंडल में शुभ ग्रह माने गए हैं, जब भी किसी भी भाव में जाके नीच राशि में होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का रिश्ता हो जाता है लेकिन कुछ समय के बाद रिश्ता टूट जाता है। ऐसी भी समस्या ये बृहस्पति उनके जीवन में उत्पन्न करता है। कुंडली का फलादेश करते समय सिर्फ एक पैरामीटर, सिर्फ दशांतर दशा देकर आप फल नहीं घटित कर सकते हैं। कुंडली में सब सूत्रों का प्रयोग करके देखना चाहिए। अब कुंडली में मान लीजिए, देख लीजिए यहीं पर अगर कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा है तो वह उस भाव के फल को कमजोर कर देगा। वह ग्रह जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों को कमजोर कर देता है। वह ग्रह जो नीच का हुआ वह अपने कारत्व को भी कमजोर कर देता है। जिस भाव में बैठा उस भाव को कमजोर कर देगा। जिस राशि पर नीच का होगा उस राशि को कमजोर कर देगा। प्रिय मित्रों, ये सब भावों को कमजोरी होगी। कौन सा भाव? जो दसवें भाव का फलादेश करें तो दसवें भाव के साथ साथ ये लगन और चतुर्थ भाव भी कमजोर होंगे, साथ में सप्तम भाव भी कमजोर होगा। बृहस्पति यहाँ बैठे अष्टम भाव में, अष्टम भाव को भी कमजोर कर देगा। यह जीवन में जब बृहस्पति की दशा चलेगी तो बृहस्पति इतने ग्रहों की फल देगा अपने जीवन में उस दशा अंतर दशा के दौरान। तो प्रिय मित्रों, ये सब चीजें कुंडली में देखी जाती है। कुंडली का फलादेश करते समय फिर कारक को देखते हैं, ज्योति को देखते हैं। अगर आपको इतनी चीज समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगले हम वीडियो बनाएंगे तो ये सूत्रों का प्रयोग करेंगे, कारक को देखेंगे, ज्योति को देखेंगे, दृष्टि को देखेंगे, नमाज कुंडली को देखेंगे, नक्षत्र का फलादेश करेंगे, राशि तुल्य नमाज का फल करें, राशि तुल्य नमाज का फलादेश करेंगे। उसके बाद कोई ग्रह अस्त हो जाता है, कोई ग्रह बकरी होकर, नीच होकर बकरी हो जाता है, वह बलवान वाली कैटेगरी में आ जाता है। कोई ग्रह अगर अपनी उच्च वाली राशि में बैठता है, उच्च का ग्रह अगर बकरी हो जाता है तो वह नीच का फल देता है। ये कुंडली का फलादेश करते समय आप जरूर देख लीजिए। अगर कोई ग्रह अपनी नीच वाली राशि में बैठा है और बकरी हो गया तो वह उच्च के समान फल देगा। नीच भंग रायोग कुंडली में बना देता है। धन भोक्ति के लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन जिस भाव में नीच भंग रायोग बनाता है उस भाव का जुड़ा फल उनके जीवन में खराब घटित होगा। लेकिन धन भोक्ति के लिए सुख हो जाता है। ये कुंडली में नीच भंग रायोग जो ग्रह बनाता है, ये फलादेश करते समय आपने देखना है। कोई ग्रह अस्त हो जाता है, जितना ग्रह सूर्य के निकट जाता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। तो अस्त ग्रह हमेशा व्यक्ति काफी प्रयास करता है अपने जीवन में लेकिन असफल हो जाता है। अस्त वाला ग्रह फल नहीं देता है। तो उस अस्त वाले ग्रहों का क्या उपाय किया जाता है, कौन सा ग्रह किस चीज से जुड़ा है, उस चीज का आप दान करेंगे तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट जीवन में मिलेगा। तो प्रिय मित्रों, अगली वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और फिर हम देखेंगे कुंडली में ये सब सूत्रों का प्रयोग कैसे करें।